Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing the chapter 9 of Pakistan's halal standard. So what are the regulations regarding stunning according to Pakistani standard? So according to Pakistani standard, all forms of stunning are prohibited for all animals and birds, for all halal animals and birds. And meat imported from other countries also falls under this standard. क्यों? बिकॉज जो भी मीट अगर आप बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, फॉर एग्जांपल इवन आप चिकन ही ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इम्पोर्टेड चिकन है या कोई ना कोई प्रोसेस्ड मीट है और वो आप बाज़ार से मंगवाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, तो वो इसीलिए इस स्टैंडर्ड के अंदर आएगा क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स स्टन किए जाते हैं. इवन दो उन्होंने स्लॉटरिंग प्रोसीजर फॉलो किया है, लेकिन स्टिल दोज एनिमल्स आर स्टन्ड और उन एनिमल्स के ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता होता. तो इस वजह से क्या कहते हैं, ये स्टनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है. तो इस तरह से सारी स्टंट एनिमल्स और इवन मीट जो इम्पोर्ट होगा बाहर कंट्री से, वो सब आपके लिए प्रोहिबिटेड है, पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है. इसलिए पाकिस्तान में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, जितना इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, ब्रांड्स बाहर से आते हैं, प्रोसेस्ड फूड बाहर से आता है, तो उसमें पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कंपनीज बाहर से मीट इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं या प्रोसेस्ड मीट इंपोर्ट नहीं करवा सकती. देन कम्स हेल्थ चेक्स बिफोर स्लॉटरिंग. तो इसमें एक तो पहले आ जाता है एंटी मॉर्टम कंट्रोल. एंटी मॉर्टम कंट्रोल में आ जाता है कि प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर तरीके हैं जिनमें ये चीज़ आ जाती है कि एनिमल डेड ना हो स्लॉटरिंग से पहले, ठीक है. इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इसके प्रॉपर तरीके से ये फॉलो किया जाता है. तो उसमें यही होता है कि इट्स वेरी नेसेसरी कि प्रॉपर कंट्रोल हो, चेक एंड बैलेंस हो, कि एनिमल स्लॉटरिंग से पहले डेड ना हो. क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि कभी कभी अगर पता चल जाए या अगर ये ख़बर आ जाए कि इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है कि इन फार्म्स में या इन जगहों पे जहाँ से मीट वहाँ पे जाता था, आपकी जितनी भी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं, उधर जाता था, तो अगर पता चल जाए कि मीट जो है वो डेड एनिमल का है, तो प्रॉपर स्वेयर लॉज हैं, स्वेयर पनिशमेंट्स हैं जो कि फॉलो की जाती हैं. और दूसरा, फूड कंपनीज़ भी हैं जो कि खुद से डिसाइड करती हैं, फूड कंपनीज़ जो हैं खुद से प्रॉपरली चेक करती हैं कि जहाँ से उनका मीट आ रहा है ट्रांसपोर्ट होके, वो प्रॉपरली हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हिसाब से वो स्लॉटरिंग प्लेस उस स्टैंडर्ड में लाई करती है. तो अच्छा, और दूसरी ये चीज़ होती है कि स्लॉटरिंग से पहले प्रॉपरली वेटनरेनियन होता है, वो प्रॉपर चेक करता है. उससे पहले आपके डिफरेंट हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं और नॉर्मली भी हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं एनिमल फार्म में. तो उसे अंदाज़ा होता रहता है कि एनिमल कोई ना कोई बीमार नहीं हो, और हेल्थ चेकअप के ज़रिए से पहले चेक कर लिया जाता है कि एनिमल बीमार ना हो या डेड ना हो, फिर उसका स्लॉटरिंग की जाती है. देन कम्स कि वो सब एनिमल्स जो कि प्रेग्नेंट हों, ठीक है, और प्रेगनेंसी का 1/3 पूरा कर चुके हों, ठीक है. 1/3 का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ़ एन एनिमल हैज़ अ प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ 3 months, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर 1 month वो प्रेग्नेंट है एनिमल, तो आप जो हैं उसको स्लॉटर नहीं कर सकते. पाकिस्तान इस्लाम में प्रेग्नेंट एनिमल को हम स्लॉटर नहीं कर सकते, इट्स इनह्यूमेन. देन कम्स क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ एनिमल्स. तो जो इतने भी एनिमल्स हैं, दे शुड बी क्लीन्ड ऑफ फीसेस, यूरिन एंड मड. तो प्रॉपरली, क्योंकि देखें अगर एनिमल के ऊपर कोई भी डर्ट होती है, एनिमल की स्किन पे डर्ट होती है, ठीक है, एंड देन यू कट ऑफ दैट एनिमल, तो जैसे ही आप इंसिजन करते हैं नेक पे, तो वो जो डर्ट है, वो जो टॉक्सिक मैटर है, फीसेस या यूरिन है, ठीक है, तो वो सब जो अनक्लीन मैटर है वो सब चला जाता है एनिमल की बॉडी में, ठीक है. तो इस तरह से आपका एनिमल कंटेमिनेटेड हो जाता है, आपकी एनिमल पे फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरियाज आ जाते हैं या इकोलाई के बैक्टीरियाज आ जाते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है और बाकी बीमारियां हो सकती हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनिमल जो है स्लॉटर करने से पहले उसको प्रॉपरली
क्लीन किया जाए, वॉश किया जाए और उसके ऊपर कोई भी डर्ट ना हो, कोई भी निजिस जो है मैटर ना हो। और डर्टी एनिमल्स को सेपरेट जो है स्लॉटर हाउस में सेपरेट क्लीनिंग एरियाज़ होते हैं, वॉशिंग एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे उनको क्लीन किया जाता है अच्छे तरीके से और फिर उनको स्लॉटर किया जाता है। तो जो एनिमल्स जो हैं उन फिर एक और चीज़ आती है कि एनिमल्स को क्लीन करके उनको प्रॉपरली उनको सुखा के ड्राई करके फिर स्लॉटर करना चाहिए। वेट एनिमल को स्लॉटर नहीं करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ एन इनकन्वीनियंस। देन कम्स प्रिवेंटिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो अब एनिमल्स जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल हो सकता है, काउ एंड शीप हो सकता है, शीप एंड गोट्स हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनको इकट्ठे मिक्स नहीं करना। जो भी होता है फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि जो एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पैडॉक्स में रखें। पैडॉक्स जो होते हैं जो भी उनकी बिल्ड्स होती हैं जिनमें या अलग अलग जैसे फेंस लगाई होती है या उनके अलग जो हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, जैसे डेंस होती हैं, जैसे मुर्गियाँ हैं तो मुर्गियों के डरबे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको पैडॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो उनको वो जो है अलग जो है अलग जगह पे रखा जाए, ग्रुप्स जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। क्लीनिंग जो है तो इसमें क्या होता है कि पूरे पूरे तरीके पैडॉक्स पे जब ट्रांसफ़र किए है, फिर उसके बाद जो वॉशिंग एरिया में जहाँ पे उनको क्लीन किया है और क्लीन करके जब उनको स्लॉटिंग एरिया में लेकर आ रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस में उनका मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और डिफरेंट स्पीसीज़ को आप डिफरेंट रखें, मतलब फॉर एग्जांपल काउज हैं तो उनको इकट्ठे रखें, शीप्स जो हैं उनको अलग रखें, गोट्स जो हैं उनको अलग रखें, इस तरीके से। लीडिंग एनिमल्स टू स्लॉटिंग एरिया। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है पूरा स्लॉटिंग फार्म है, कैटल फार्म है या स्लॉटिंग हाउस है, ठीक है, जहाँ पे उनको रेस भी किया जा रहा है, फिर वहाँ पे उनके क्लीनिंग एरियाज़ भी हैं, हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रॉपर तरीका ये है कि क्लीनिंग एरियाज़ भी हों, वहाँ पे उनके रखने का जो है इन्वायरमेंट वो भी ठीक हो, फिर अलग जहाँ पे उनके हेल्थ चेकअप्स होते हैं उनके लिए अलग जगह बनी हो। फिर उसके बाद उनको जब लेके जाए जाते हैं जहाँ पे स्लॉटिंग हाउस होता है तो स्लॉटिंग हाउस और उसमें डिफरेंस होना चाहिए, जगह डिफरेंट होनी चाहिए, और जहाँ स्लॉटिंग के लिए लेके जाएंगे तो वो भी अलग हो। तो एनिमल्स जो हैं जब उनको स्लॉटिंग एरिया में लेके जाना है तो दे शुड बी लेड बाय अ ट्रेन्ड पर्सनल, क्योंकि अनट्रेन्ड पर्सनल जो है गलत तरीके से खींच के लेके जाएगा, वैसे लेके जाएगा, तरीके से नहीं लेके जाएगा, तो एनिमल्स दे माइट बी हैसल्ड, दे माइट गेट स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो इसलिए इट्स कंपल्सरी के ट्रेन्ड पर्सनल के ज़रिए से उनको लेके जाया जाए, ह्यूमेन मेथड्स के ज़रिए से लेके जाए, खींचातानी किए बगैर, स्ट्रेस उनके अंदर इंड्यूस किए बगैर, फियर इंड्यूस किए बगैर उनको स्लॉटिंग एरिया में लेके जाए। फिर उसके बाद अब देखें मैज जब इकट्ठे स्लॉटिंग होती है, ग्रुप स्लॉटिंग होती है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेसिंग कंपनी के लिए या कहीं भी आपने जाना है या रेस्टोरेंट्स के लिए या कहीं भी, तो वहाँ पे एक या दो नहीं होते, वो इकट्ठे काफ़ी सारे होते हैं। या कई बार इस तरह से होता है जैसे बाहर के मुल्कों में लोग जो हैं स्लॉटरिंग हाउसेज होते हैं, लोग अपनी बकरी ले लेते हैं वहाँ पे, सब ईद पे जो है अपने घर पे तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि इकट्ठे जो हैं सबके बकरे स्लॉटर होते हैं। बकरे हो गए, काउज हो गई, जो भी आपका स्लॉटर्ड एनिमल है, स्लॉटरिंग एनिमल है ईद उल अज़हा का, तो वो हो गया। तो जो भी एनिमल है तो वो इस तरह से इकट्ठे स्लॉटर हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि एक एक करके स्लॉटर करना है, क्योंकि इस्लाम के रूल्स के हिसाब से इट्स कंपल्सरी कि एनिमल्स जो हैं उनके सामने स्लॉटर ना किया जाए। अब अगर सामने स्लॉटर ना किया जाए तो इसका मतलब ये है कि एक एक करके अगर स्लॉटर करना है, ठीक है, तो सब जो है एनिमल्स जिनको पैडॉक से लेके वहाँ पे स्लॉटिंग एरिया में लेके जाया गया है, ठीक है, तो जो भी अगर फॉर एग्जांपल कॉरिडोर से लीड करके लेके जा रहे हैं तो उनको कॉरिडोर में रखा जाए, ठीक है, उनको लाइन में रखा जाए, और स्लॉटिंग एरिया और उनकी जगह पे बीच में कोई ना कोई पार्टीशन या कर्टन होना चाहिए ताकि वो देख ना सकें। इस तरीके से अलग अलग स्लॉटर करें एनिमल, एक एक करके, एक एक आता जाए, एक एक करके आप लेते जाएं। ये नहीं कि इकट्ठे एनिमल्स आप ले गए स्लॉटिंग एरिया में और सबको एक एक करके सामने स्लॉटर कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट परमिटेड इन इस्लाम, और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से इट शुड बी अप्लाइड। देन कम्स स्लॉटरिंग प्रोसीजर। अब स्लॉटरिंग प्रोसीजर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है, इट्स द सेम एज द इस्लामिक लॉज। इसमें
मैकेनिकल स्लॉटर प्रोहिबिट किया हुआ है। मैकेनिकल स्लॉटर होता है कि मशीन के ज़रिए से, जैसे बाहर के मुल्कों में मैस एनिमल स्लॉटर होते हैं, तो मशीन के ज़रिए से स्लॉटरिंग प्रोहिबिट की हुई है, क्योंकि इसमें स्लॉटर की नीयत करना ज़रूरी है। तो जो स्लॉटरर होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले नीयत करे फिर स्लॉटर करे। और जो स्लॉटर्ड एनिमल है जो हम स्लॉटर कर रहे हैं, तो उसका जो पर्पज़ है कि हमने स्लॉटर एनिमल जो उसको स्लॉटर करना है, तो हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका पर्पज़ जो है ह्यूमंस की इनटेक होनी चाहिए, हमारे खाने का मकसद होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है कि एनिमल जो है स्लॉटर करके आप जो हैं लोग अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं बाकी मकसद के लिए, तो इट्स नॉट राइट। या फिर अगर आप एनिमल जो है स्लॉटर करके जो है उसको स्टफ़ करते हैं, ठीक है, इट्स नॉट राइट। तो मकसद जो है सिर्फ इट शुड बी द ईटिंग ऑफ ह्यूमंस। इसके अलावा आपका कोई भी मकसद होता है टू किल एन एनिमल टू पुट इट आउट ऑफ मिजरी या इस तरह से, तो इट शुडंट बी डन। उसके अलावा जो एनिमल है उसको आप उसके फ्लैंक पे रेज करते हैं। फ्लैंक होता है जो नीचे वाला थाई पार्ट होता है, उसके ऊपर आप उसको ले करते हैं और फेस किबला फेसिंग होना चाहिए। और उसके अलावा जब आप एनिमल को इस पोजीशन में लेके आते हैं, तो जैसे ही आप इस पोजीशन में लेके आए फ़ौरन से इंसीजन कर देनी चाहिए नेक पे। ऐसी पोजीशन पे रख के उनको वेट नहीं कराना चाहिए, फ़ौरन तस्मिया अटर करें। और तस्मिया जो है तस्मिया जिस पे अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के नाम पे स्लॉटर करें आप। और तस्मिया जो है हर एनिमल के लिए इंडिविजुअली होगी, ये नहीं होगी कि आप एक बार तस्मिया करते हैं और सारी एनिमल्स इकट्ठे इकट्ठे करके आप बारी बारी करके स्लॉटर करें। हर एनिमल की स्लॉटर करने से पहले, छुरी फेरने से पहले आपने तस्मिया पढ़नी है एंड देन यू विल मेक द इंसिजन। और जो स्लॉटर जो है एनिमल को आपने एक ही बारी करना है। कोशिश करें कि वो जो आपकी छुरी हो वो इतनी शार्प हो कि वो फ़ौरन जो है पहली बारी में ही नेक पे इंसिजन लग जाए। लेकिन अगर फिर भी किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी न किसी मकसद की वजह से एक ही इंसिजन में पूरी नेक नहीं कटती, तो सॉइंग एक्शन जो है वो परमिटेड है। आप सॉइंग एक्शन के ज़रिए से स्लॉटर कर सकते हैं एनिमल को। अब इंसिजन आपने कहाँ करनी है, इंसिजन जो है ग्लॉटिस के ऊपर करनी है। ग्लॉटिस से थोड़ा सा ऊपर या उसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर या उसके ग्लॉटिस पर आप कर सकते हैं। ग्लॉटिस क्या होती है, एनिमल की एडम्स एप्पल होती है, जो गर्दन में थोड़ा सा जो है उभरी हुई हड्डी बाहर होती है, उसको वहाँ पे करना है। तो शॉर्ट नेक्ड एनिमल्स पे आप ग्लॉटिस के ऊपर इंसिजन करते हैं, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द जो ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस से ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, या ग्लॉटिस पे, तो ये तकरीबन जॉ के नीचे वाली आ जाती है, नेक के अपर पार्ट में। लेकिन जो आपके लॉन्ग नेक्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो है इंसिजन आप चेस्ट के करीब करते हैं, नेक के लोअर पार्ट पे करते हैं, ठीक है। अब जो स्लॉटर है इसमें आपके स्लॉटर करने से एनिमल्स की जो वेन्स कटेंगी वो होती हैं कि आपने ट्रेकिया काटना होता है, ठीक है, जो भी एनिमल के नेक के पार्ट कटते हैं उसमें ये होता है कि स्लॉटर से या इंसिजन से ये सब चीज़ें कटनी चाहिए। वो होता है आपका ट्रेकिया, एसोफेगस, दोनों आपकी कैरोटिड आर्टरीज, जक्यूलर वेन्स, ये सब आपकी कटी होनी चाहिए। ये सब नेक में होती हैं हर एनिमल के और ह्यूमंस के भी। तो ये सब जब कट जाती हैं तो उससे फ़ौरन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और मैसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो एनिमल की डेथ क्विक हो जाती है। तो इसलिए ये सारे पार्ट्स हमेशा इंसिजन से कट जाने चाहिए नेक के। अच्छा, ब्लीड, उसके बाद जब आप इंसिजन लगा देते हैं तो आपने ब्लीड आउट कराना है एनिमल को, और फिर आपने वेट करना है। आप इतना ब्लीडिंग टाइम होना चाहिए कि प्रॉपर ब्लीडिंग हो जाए जिससे डेथ रिजल्ट हो और एनिमल की बॉडी में से सारा का सारा खून निकल आए। इतना आपने ब्लीडिंग टाइम देना चाहिए। यू शुड वेट अंटिल all the blood is drained out, completely drained out. Then comes post-mortem requirements. अब स्लॉटरिंग होगी, स्लॉटरिंग प्रोसीजर हो गया। अब प्री स्लॉटरिंग में हमने मेथड्स पढ़ लिए, फिर स्लॉटरिंग मेथड्स पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं कि पोस्टमार्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पोस्टमार्टम जो है रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने प्रॉपर कारकस की इंस्पेक्शन करनी है, और वो इंस्पेक्शन जो है वो होती है
क्वालिफाइड वेटरनरियन के ज़रिए से, जो कि प्रॉपरली चेक करता है कि सारे के सारे नेक के पार्ट्स कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए हैं, हाइजीनिक एनिमल हाइजीनिक था कि नहीं था, और क्या कहते हैं ब्लड ड्रेन्ड आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, और बाकी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स। और जो जजमेंट्स होती हैं, अब ये जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है, कोड है, इसी तरह से CAC RCP 58 कोड में डिफरेंट जो हैं प्रॉपर लाइंस हैं जिनकी बेस पे हम जजमेंट करते हैं। और ये जजमेंट इसलिए होती है ताकि हम प्रॉपरली वेटरनरियन चेक कर सके कि सेफ्टी और हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं कि नहीं, ठीक है, कि इधर एनिमल इज सेफ टू कंज्यूम और इधर एनिमल इज क्लीन, वॉज क्लीन, हाइजीनिक था, ब्लीडेड आउट प्रॉपरली, ये सब हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो है पोस्टमार्टम जो है, अब पोस्टमार्टम रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि कार्किस को जो है आप प्रॉपरली स्किन आउट करते हैं, कट्स लगाने हैं तो कट्स लगाते हैं, या प्रॉपर जो होल कार्किस होता है, स्किन कार्किस जो होता है, उसकी जो है आपने प्रॉपर वॉशिंग करनी होती है, ड्राइंग, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, चिल करते हैं या फ्रीज़ करते हैं, जो भी इस सब के लिए जो भी सूटेबल इक्विपमेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो इक्विपमेंट है वो सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई और जो है सब्सटीट्यूट इक्विपमेंट ना लें, जो कि प्रॉपर टूल्स हैं इसके लिए वो आपके पास होने चाहिए, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। फिर इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर स्लॉटरिंग के बाद ये वॉशिंग का प्रोसीजर जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्लॉटर करने के बाद अगर आप कार्किस ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर दें तो रास्ते में, क्योंकि इट वाजंट क्लीन्ड आउट, तो अनहाइजीनिक हो जाता है, बैक्टीरियाज या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लीन करके अगर आप उसको प्रॉपरली चिल करते हैं और चिल करके या फ्रीज़ करते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में आसानी हो, तो उससे ये होता है कि एनिमल जो है, जो कार्कस होता है वो फ्रेश होता है, मीट फ्रेश होता है, और वो इस तरीके से प्रॉपरली फ्रेश मीट पक सकता है और टेस्ट भी बेहतर होता है। और दूसरी चीज़ हाइजीनिक होता है और उसमें बीमारी के चांसेस कम होते हैं, या आपकी जो है सेफ होता है वो सेफ फॉर कंजम्पशन। फिर आ जाता है स्टैंपिंग ऑफ द कार्कस। तो जो स्टैंपिंग ऑफ द कार्कस के आप जो स्टैंप करते हैं, आप चाहे आप पार्ट्स को स्टैंप कर रहे हैं, आप चाहे अपनी कंपनी का स्टैंप लगा रहे हैं, जो भी आपने स्टैंप लगाना होता है जिसे आपने पहुंचाना होता है, तो वो जो आप स्टैंप करते हैं वो जो है या आपने ट्रांसपोर्टर का नाम लिखना होता है, या आपने जो जिसकी तरफ से आया फार्म है वो अपने लिए नाम लिखना होता है। तो जो भी आपकी स्टैंपिंग होती है वो फूड ग्रेड इंक से होनी चाहिए। फूड ग्रेड इंक्स भी होती हैं, जैसे आपके फूड कलर्स होते हैं जो कि दे आर एडिबल और वो टॉक्सिक नहीं होते, तो वो वाली इंक यूज़ करनी चाहिए। और इंक जो है उसके अंदर कोई इंक जो है वो किसी टॉक्सिक मटेरियल या हराम इंग्रेडिएंट से नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो वो फूड ग्रेड होनी चाहिए, उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट चाहे वो फूड ग्रेड इंक ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो हराम इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए या टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि जब आप उसको चिल करते हैं तो जो चिलिंग रूम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप रखते हैं उसको, या ट्रांसपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वैन के अंदर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन कम्स स्लॉटरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हलाल एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं उनको जो वाइल्ड एनिमल्स, अब इसमें ये आ जाते हैं जो हंटेड एनिमल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आप तस्मिया पढ़ के नियत करके अल्लाह के नाम पे देकर आप फिर एनिमल को हंट करते हैं, ठीक है, तो देन इट डाइज, तो वो जो एनिमल होगा वो आपका हलाल होगा, ठीक है। मतलब इसमें प्रॉपरली इंसिजन नहीं हुई या ब्लीडिंग नहीं हुई, तो जैसे ही वो डाई करता है, ठीक है, उसके बाद यू विल कैच इट एंड यू विल ब्लीड इट आउट। लेकिन अगर उस तरीके से आपके हंट करने से, बो या एरो के ज़रिए से अगर वो हंट हो जाता है, तो वो जो आपका एनिमल होगा वो हलाल कंसिडर होगा, ठीक है। इसमें यह है कि पहले आपने तस्मिया रिसाइट करनी है और फिर उसके बाद आपने उसको किल करना है। जो इसके अलावा जो है, अगर एनिमल
आप कैप्चर कर लेते हैं हंटेड एनिमल को अगर आप हंट कर रहे हैं और वो आप उसको अलाइव कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर आपने उसको इस्लामिक लॉज के तरीके से ही स्लॉटर करना है। उसके अलावा अगर एनिमल जो है हंटिंग एनिमल या हंटिंग, जैसे हंटिंग आपके बर्ड्स होते हैं, आपके हॉक्स होते हैं, आपके फैल्कन्स होते हैं, उसके अलावा आपके हंटिंग एनिमल्स डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो डॉग अगर आप हंट करते हैं, आप रिसाइट किया, आपने तस्मीर रिसाइट की, डॉग ने हेल्प किया, डॉग वेंट आउट और डॉग ने आपका कोई भी हलाल बर्ड कैप्चर कर लिया, ठीक है, एंड इट डाइड बिकॉज एनिमल डॉग ने उसको कैप्चर किया है, ठीक है, तो भी आप उसको खा सकते हैं। लेकिन और वो आपके लिए परमिटेड ही होगा इवन इफ द डॉग किल्ड इट, ठीक है। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि जो डॉग ने या जो भी आपका हंटिंग एनिमल या बर्ड है, उसने उस एनिमल को खुद से खाया ना हो, उसका आधा हिस्सा खा ना लिया हो। अगर उसने उसको खाया नहीं है तो देन यू कैन ईट इट, लेकिन अगर उसने उसको खा लिया है तो कुछ भी, चाहे थोड़ा सा पार्ट ही क्यों ना खा लिया, एक बाइट ही क्यों नहीं ले लिया, तो आप उसको नहीं खा सकते। So this is it for today. We'll continue from this point onwards tomorrow. Allah Hafiz.